फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो विभिन्न भर्ती एग्जामों में आरपीएससी या अन्य बोर्ड द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम सरल और सहज तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। सही नहीं है ये देखना है हमें। काली सिंध निवाज, बनास सागी, माही चाँप और साबरमती वाक्कल। तो काली सिंध की सहायक नदी निवाज बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी सागी नहीं है, क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी है, तो सागी लूणी की सहायक नदी है जो कि अरब सागर की ओर बहती है। माही चाँप है और साबरमती वाक्कल है। ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी है वो रूडित सरिता कहलाती है। रूडित सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है और ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा हुआ है 2016 में। तो रूडित नदी बाणगंगा नदी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो नदी कौन सी है, वो बताना है। इस तरीके से जब हम राजस्थान के मैप में देखते हैं तो राजस्थान के दक्षिण में से नदी प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर मुड़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर निकल जाती है, वो नदी माही नदी कहलाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माही नदी, जो कि कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है या 2 बार काटती है, और ये लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, उसका पता लगाना है हमें। तो असत्य कथन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि बनास, चंबल और बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल सही। ये चंबल की सहायक हैं बनास, बाणगंगा, और चंबल गंगा की सहायक नदी है। गंगा के साथ जाकर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। सबसे अधिक नदियां हैं वो बूंदी जिले में हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और आदि का निर्माण चंबल नदी पे हुआ है। बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि बूंदी जिले में सबसे अधिक नदियां नहीं हैं, उदयपुर में सबसे अधिक नदियां हैं। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया कौन सा मतलब सही नहीं है, असत्य है। तो असत्य कथन हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय या खारी पानी की झील है, वो बतानी है। तो लवणीय खारी पानी की झील है वो है नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा और कायोद। तो डीडवाना, पंचपदरा और कावोद ये तीनों ही खारे पानी की झील हैं। कोलायत, बीकानेर, ये झील खारे पानी की झील नहीं है। और ये सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 दोनों में पूछा हुआ है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी है? नहीं है, अंतः प्रवाही नदी नहीं है। राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाला और अरब सागर की ओर जाने वाला और अंतः प्रवाही, यानी ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र में नहीं गिरती और कुछ दूरी पे चलने के बाद वहीं धरती पर समा जाती हैं, तो उसे कहते हैं अंतः प्रवाही। तो राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है, वो छांटना है हमें। इनमें दिया हुआ है कातली, ये तो है। काकनी, ये भी है। सागी, ये नहीं है, क्योंकि ये लूणी नदी की सहायक नदी है और अरब सागर में जाती है। घग्गर, ये है। तो कातली, काकनी और घग्गर ये अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। सागी नहीं है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है और अरब सागर की तरफ जाती है। ये भी सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2016 में पूछी हुई है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील में नदियाँ गिरती हैं, 5 नदियाँ गिरती हैं, उनमें से कौन सी नदी नहीं है? मेंढा ऑप्शन दिया हुआ है, कांतली दिया हुआ है, खंडेल दिया हुआ है और रूपनगढ़ दिया हुआ है। तो मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़ ये तीनों नदियाँ हैं जो सांबर झील में गिरती हैं। कातली नदी नहीं है। कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर आगे चूरू तक जाती है। झुंझुनू से निकलकर चूरू में जैसे ही प्रवेश करती है तो ये अंतः प्रवाही नदी है, वहाँ समा जाती है। राजस्थान राज्य में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। अपवाह क्षेत्र न्यूनतम बताना है किस नदी का। तो इसके लिए हम देखेंगे कि साबरमती, माही, वाकल और पश्चिमी बनास, ये उस समय जो जल ग्रहण क्षेत्र न्यूनतम है, चारों नदियों का ही जल ग्रहण क्षेत्र है वो न्यूनतम है। तो किसी भी प्रश्न को उस समय आरएस परीक्षा में पूछा हुआ था, तो किसी भी ऑप्शन को सही नहीं माना गया। निम्न में किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती। चंबल नदी का बताना है कि किस जिले से नहीं गुजरती। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा में बहती है, धौलपुर में भी बहती है, तो यह झालावाड़ में प्रवेश नहीं करती। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, तो झालावाड़ में प्रवेश नहीं करती। ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में पूछा हुआ है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, यह आपको बताना है। तो ये बांडी नदी है जिसका पानी आना सागर झील, अजमेर में आना सागर झील है, उसमें आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बीकानेर और चूरू ऐसे दो ज़िले हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है। तो बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, तो ऑप्शन 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा, कोई नहीं है। राजस्थान में किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो नटनी का चबूतरा किस झील पे बना हुआ है, तो ये है पिछोला झील, उदयपुर में पिछोला झील पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ये पूछे हुए प्रश्न है। किस नदी को बागड़ या काठल की गंगा कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि बागड़ और काठल कहाँ है। अभी आपको मैप के द्वारा, राजस्थान के मैप के द्वारा बताया गया था कि बागड़ और काठल कहाँ हैं। नहीं, माही नदी है, वो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही दोबारा चली जाती है। तो ये काठल, प्रतापगढ़ का क्षेत्र काठल कहलाता है। और दूसरा है बागड़, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है, दक्षिणी राजस्थान का। तो काठल और बागड़ दोनों की गंगा कहलाती है। तो माही नदी है वो, ये पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हुआ कि खारे पानी की झील नहीं है। ये झील दी हुई हमें, सांभर झील जयपुर में, पंचपदरा बाड़मेर में, कायलाना जोधपुर में और लूणकरणसर बीकानेर में। तो सांभर खारे पानी की है जिसमें नमक बनता है, लगभग 8% नमक सांभर झील से बनता है। सबसे बड़ी नमक उत्पादन करने वाली झील है। पंचपदरा बाड़मेर में ये यहाँ भी नमक बनता है। लूणकरणसर बीकानेर ये भी नमकीन झील है। तो है कायलाना जोधपुर वाली झील, ये मीठे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील नहीं है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। तो नमक का उत्पादन राजस्थान में सांभर झील में होता है, लूणकरणसर झील में भी होता है और डीडवाना झील में भी होता है। तो उपरोक्त सभी हमारे ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे। और ये भी प्रश्न है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। अब उदयपुर की जो झील आपको याद होंगी तो आप आराम से उसको अलग कर देंगे। तो देख लेते हैं पहले हम। उदयपुर की झील नहीं है फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर और पिछोला। फतेह सागर झील उदयपुर में है, ये उदय सागर भी उसी में है, उदयपुर में ही है। पिछोला झील भी उदयपुर में ही है जिसमें नटनी का चबूतरा बना हुआ ऊपर देखा हमने। राजसमंद झील है, ये नहीं है उदयपुर में। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नहीं है। तो बांडी नदी, ढूंढ नदी, मैनाल नदी और आयड़ नदी। बनास की सहायक नदी पूछा हुआ है, तो बांडी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर से लाया गया है, वो कौन सा जिला है। तो ये जिला जालोर है जहाँ नर्मदा नदी का पानी लाया गया है नहर से। चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल, बेतवा और केन नदी, अभी ऊपर आपको बताया गया कि चंबल नदी गंगा की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी बन जाती है और फिर लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा वो होगा मिट्टी से संबंधित।
राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी या मृदा पाई जाती है? ये प्रश्न है हमारा, लाल लोमी मिट्टी या मृदा। जब हम मैप की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान के दक्षिणी जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में तो ये जो एरिया हुआ बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी नागौर और अजमेर के बीच फैली हुई है, तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बांका पट्टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नागौर और अजमेर के बीच एक पट्टी के रूप में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है पानी में। तो ये जो फ्लोराइड है ये लोगों की कमर को इस तरीके से कुब्बड़ में बदल देता है या हड्डियों को विकराल रूप दे देता है, जिससे कुब्बड़ हो जाता है। तो इसे कुब्बड़ पट्टी का नाम दे दिया गया है। ये नागौर और अजमेर के बीच फैली हुई। भारत के मरुस्थलीकरण भू अवन एटलस 2007 में इसरो के द्वारा लिया गया, उसमें राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है वो कितना बताया गया? तो 67% उस समय बताया गया इसरो के द्वारा। मावठ वर्षा जिनसे होती है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मावठ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सर्दियों में होने वाली बारिश है और पश्चिमी विक्षोभ से ये बारिश होती है और इस समय गेहूं की फसल के लिए ये अमृत के समान काम करती है, इसलिए इसे मावठ कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये आप याद रखें। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? नम हाड़ौती का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। झालावाड़ में सबसे अधिक बारिश होती है, इसलिए सबसे नम क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। पश्चिमी राजस्थान का शुष्क मैदानी पश्चिमी खंड है, वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये जिला झालावाड़ है, सबसे अधिक वर्षा वाला। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है, तो ये जैसलमेर में पाई जाती है और ये पालीवाल ब्राह्मणों की एक परंपरागत जल संरक्षण विधि है, या कहें कि एक आविष्कार है जो राजस्थान में जल संरक्षण के मामले में बहुत बड़ी कारगर है और ये उपयोगी भी है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है, पानी की कमी है, विशेषकर मरुस्थली क्षेत्र जैसलमेर में। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों की एक यूँ कहें कि अपन उनका कॉन्सेप्ट है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की विधि। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी हवाओं के कारण, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ है, पछुआ हवा है, या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो जो शीतकाल में या सर्दियों में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और इस वर्षा को, शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, क्योंकि ये शीतकाल की फसलों के लिए अमृत के समान काम करती है। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या को हल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसलिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजस्थान में जिप्सम किस क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से जिलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? परंपरागत विधि बताना है तो तालाब वर्तमान रूप है, कुआं भी वर्तमान रूप है, नदी भी वर्तमान है, आधुनिक रूप है। तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि बतानी है तो परंपरागत विधि है टांका, और टांका का जो आधुनिक रूप है वो है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी छत वर्षा जल संग्रह। तो टांका एक परंपरागत विधि है। टांका, खड़ीन, टाबा, ये इस तरीके की जल संरक्षण की राजस्थान में परंपरागत विधि है, पुरानी विधियां हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातीय विक्षोभ है।
जो राजस्थान में होती है वही शीतकालीन वर्षा। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? भूमिगत जल सुधार के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए या जल विद्युत उत्पादन के लिए। ऑप्शन 4 है कि भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है कि भूमिगत जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण अति आवश्यक है। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? औसत वर्षा सबसे अधिक होने वाला जिला झालावाड़ है। 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो इसके लिए तापक्रम है वो जिम्मेदार होता है, आर्द्रता और वर्षा भी जिम्मेदार होती है, वायु का वेग और वायु दाब ये भी उत्तरदायी होते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए। तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो ये है अपने अरावली का पूर्वी भाग। अरावली का पूर्वी भाग इस प्रकार की विशेषता लिए हुए है। तो राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क और अति गर्म हवा लू की जो दिशा है वो किस तरह की होती है, कौन सी दिशा से कौन सी तरफ बहती है ये हवाएं? तो ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं गर्मा गर्म हवाएं, और इन्हीं को लू कहते हैं। राजस्थान में 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 21 जून को जो सूर्य देवता हैं वो ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा पर सीधा चमकते हैं, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है सूर्य। अक्टूबर और नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? तो ये रहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र ये नहीं है। उप आंध्र जलवायु ये भी नहीं है। आंध्र जलवायु प्रदेश ये भी नहीं है। तो उक्त में से कोई ऑप्शन नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान में वालरा कृषि एक स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि को दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम अपने राजस्थान के दक्षिण की बात करें तो यहाँ ये स्थानांतरित कृषि है, वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में के दक्षिणी भाग में वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेगा ये जो किस्म है ये मक्का की किस्म है। 1 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है। तो रबी की फसल है और साथ ही तिलहन भी है, वो हमें देखनी है। तो मूंगफली खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, राई ये रबी की फसल है, अरंडी खरीफ की फसल है। तो 3 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रबी की तिलहन फसल पूछी गई है। तिलहन का मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, और रबी की फसल के साथ बोई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हमें सर्च करना है, तो वो हमारा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ऊपर भी हमने इसको देखा था, शुष्क मैदानी खंड। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये तबीजी अजमेर में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में।
ये सिर्फ ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप में कन्फ्यूज़न कम से कम पैदा हो। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है? तो 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर कहें या 2.73 हेक्टेयर कहें। निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो ये बहुत सरल प्रश्न है। चावल के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल जब बोते हैं तो उसका खेत पानी से भरा रहना जरूरी है, तो सबसे अधिक जल की आवश्यकता वाला अनाज है। राज्य में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में है। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि पड़ी रहती है वो जैसलमेर में। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में ऑप्शन दिया हुआ गेहूँ, जवार, बाजरा, मक्का। इनमें सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल है वो है गेहूँ। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण के पदार्थों से। लाठी सीरीज किस जिले में है? तो लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? ये अपने महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास, नरमा, जिसको नरमा बोलते हैं, अमेरिकन कपास का दूसरा नाम नरमा है, तो इसका उत्पादन किन जिलों में होता है? तो ये होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। उत्तरी राजस्थान का हनुमानगढ़, गंगानगर और दक्षिण राजस्थान का बांसवाड़ा। अब कुछ कथन दिए हुए हैं और उन कथनों के आधार पे हमें बताना है कि क्या कथन सही है या कथन सही, एक कथन सही है दूसरा नहीं है। इस तरीके से हमें इनको सर्च करना है। तो चलते हैं हम प्रश्न पे। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, बिल्कुल, तिल और सोयाबीन, अरंडी शामिल है, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि खरीफ की फसल बाजरे के साथ बोई जाने वाली ये तिलहन फसलें हैं, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी। राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारा मीरा और अलसी, बिल्कुल सही, ये भी सही है अपना, क्योंकि ये गेहूं के साथ बोए जाने वाले रबी की फसल के राई, सरसों, तारा मीरा और अलसी। तो हम अब कथन में देखते हैं, तो कथन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? निराई क्यों करते हैं खेत में? निराई गुड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि फसल में जो खरपतवार होता है उसे हटा दिया जाए तो फसल का उत्पादन अच्छा हो जाता है, और खरपतवार नहीं फसल को दबा देती है, और खरपतवार अनाज सही ढंग से अच्छा उत्पादन या अच्छी पैदावार नहीं होने देता। तो खरपतवार जो बोया नहीं जाता और अपने आप उगाता है उसे खरपतवार कहते हैं। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में निकाला जाता है? तो सर्वाधिक जो तेल है वो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इनमें से अरंडी में पाया जाता है सर्वाधिक तेल। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? नकद फसल। तो अब इनमें हम देखते हैं कि कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, तिलहन, गेहूँ, कपास, रतनजोत और जवार, मक्का, जवार और बाजरा। अब इसमें खाद्य फसल है गेहूँ, इसमें जवार खाद्य फसल है, और इसमें बाजरा और जवार, मक्का तीनों ही खाद्य फसल हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नकद फसलें जो नकद के लिए बोई जाती हैं, न कि किसी खाने योग्य या खाने के लिए बोई जाती हैं, ये सीधी मार्केट में सप्लाई की जाती हैं, बेची जाती हैं अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। तो कपास, गन्ना और रतनजोत। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है हारी भावरी कृषि का रूप। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर में के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकता है? तो इसके पूर्ण रूप से पूर्ण होने पर, अभी काम चल रहा है इंदिरा गांधी नहर का, अगर ये पूर्ण होती है तो कितने क्षेत्र इसके द्वारा सिंचाई की जा सकती है? तो अपने 16.17 हेक्टेयर में 16.17 लाख हेक्टेयर में इसकी सिंचाई
का लाभ मिलेगा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है? मुख्य नहर किन जिलों से हो, इनमें अपना ग्रुप है उसमें से आपको छांटना है कि किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ये ज़िले हैं गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है? तो ये जो है कि अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। निम्नलिखित में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से लागू की गई है? तो ये नर्मदा नहर परियोजना में लागू की गई है। और नर्मदा नहर से जो लाभान्वित जिला है वो है जालोर। पन्ना लाल बारूप लाल कनाल के जल का स्रोत कहाँ से है? तो इसका जल का स्रोत है वो हरिके बराज बांध। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दक्षिणी राजस्थान का एक ही जिला है डूंगरपुर। तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला है डूंगरपुर। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है जवाई बांध। मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध, तो ये पाली में है। लाभान्वित नहीं होने वाला जिला उदयपुर, बाड़मेर, राजसमंद और पाली। हाँ, जवाई बांध से जो लाभान्वित जिला नहीं है वो पूछा गया है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। ये जो ऑप्शन होगा हमारा उदयपुर सही होगा इसमें। पाचना बांध कहाँ स्थित है? तो पाचना बांध मिट्टी से बनाया हुआ एक बांध है, ये करौली में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पे बना हुआ बांध है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी पे बना हुआ है मेजा बांध। बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो बनास नदी पे बिशलपुर बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ की गई थी? तो अटल भूजल योजना विश्व बैंक के सहयोग से 2020 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पशुधन से। तो ये कृषि और सिंचाई से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली नेक्स्ट भर्ती एग्जामों में आपको यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो प्रश्न आपके सही होंगे। अतः मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला। तो अपने दोस्तों के अगर सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनते ही आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।